पियतो जायति शोको पियतो जायति भयं पियतो विप्पमुत्तस्य नत्ति शोको कुतो भयं। प्रिय से शोक उत्पन्न होता है, प्रिय से भय उत्पन्न होता है। प्रिय के बंधन से विमुक्त व्यक्ति को शोक नहीं होता, फिर भय कहाँ से होगा। सदियाँ बीत गई लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत की विरासत देख रहे हो और इसमें आम तौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं, प्राचीन बौद्ध स्तूप और जो प्राचीन बौद्ध स्मारक है उनकी जानकारी आपको दी जा रही है। और इस चैनल का आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक वे पिछले वीडियो आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें। हम वैसे जानकारी ले रहे हैं बिहार राज्य की और मध्य प्रदेश राज्य की, और आज का यह जो वीडियो है यह बिहार राज्य का है। और बिहार राज्य के गया जिले के लारपुर नाम का गाँव है गया जिले में, और इसी लारपुर नाम के गांव के यहाँ पर प्रागबोधि नाम का एक पर्वत है, प्रागबोधि नाम की गुफा है जहाँ पर दुनिया भर में से लाखों लोग आते हैं। और यह एक पवित्र बौद्ध स्थली है जो कि बोध गया से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जब तथागत बुद्ध ने राजगृह से ये जो उर्वेला है, उर्वेला तक की यात्रा की थी, उस दौर में तथागत बुद्ध जो है यहाँ पर ठहरे थे इस प्रागबोधि पर्वत पर। जब वे बोधिसत्व सिद्धार्थ थे, जब वे राजगृह से निकले थे तब वे बोधिसत्व सिद्धार्थ थे। और उन्होंने साधना की, 6 साल तक उन्होंने साधना की। तो ऐसे कहा जाता है ये जो प्रागबोधि है जिसे डुंगेश्वरी कहते हैं, यहाँ पर वे रुके थे और यहाँ पर उन्होंने ध्यान साधना की थी। तब ध्यान साधना करते समय बोधिसत्व सिद्धार्थ का जो शरीर है वह पूरी तरीके से सूख चुका था, पूरी तरीके से सूख गया था। और साथ ही साथ ये जो स्थली है यहाँ पर जो प्रसिद्ध चीनी यात्री है वेनसंग हो, फायान हो, उन्होंने यात्रा की थी और उस यात्रा में उन्होंने इस स्थली का जिक्र किया है। और ये जो स्थली है यहाँ पर दुनिया भर में से जो लाखों लोग आते हैं सिर्फ यहाँ की गुफा देखते हैं जहाँ पर तथागत बुद्ध ने ध्यान साधना की थी। और ऐसे कहा जाता है तथागत बुद्ध ने ये जो गुफा है इस गुफा में अपनी परछाई छोड़ी थी। इसके अलावा यहाँ पर जो सम्राट अशोक द्वारा बहुत ही महान विरासत, बहुत बड़ी विरासत निर्माण की है, वह विरासत आज भी लोगों से अनभिन्न है, आज भी वह लोगों से अपरिचित है। तो उसी का परिचय करने के लिए आज का यह वीडियो बनाया जा रहा है। आज की यह जो जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। जब तथागत बुद्ध जो है, बोधिसत्व सिद्धार्थ जो है, वह राजगृह से जब उन्होंने प्रागबोधि पर्वत की यात्रा की थी और वे प्रागबोधि पर्वत पर जहाँ पर ठहरे थे वहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा स्तूप निर्माण किए गए थे और स्मारक निर्माण किए गए थे। तो प्रागबोधि पर्वत पर अलग अलग प्रकार के सर्कल जो शेप होते हैं, जो सांची का जिस प्रकार का स्तूप है जो कि सर्कल शेप में आता है और ऊपर डोम होता है, उस प्रकार के स्तूप बनाए गए थे। और कुछ रेक्टेंगुलर जो स्तूप है, उस जो अलग अलग प्रकार के स्तूपों के प्रकार है उसमें के स्तूप यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए थे। और साथ ही साथ जो नीचे जब तथागत बुद्ध को जब उर्वेला की ओर बढ़ते हैं तथागत बुद्ध निरंजना नदी की ओर, तब वो जो जगह है उस जगह पर भी सम्राट अशोक द्वारा स्तूप और स्मारक निर्माण किए गए थे। यानी जो पर्वत है, पर्वत का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर भी हमें अवशेष देखने को मिलने वाले हैं। तो जो प्रसिद्ध चीनी यात्री है वेनसंग और फायान है, उन्होंने अपने यात्रा वर्णन में उसका जिक्र किया। और साथ ही साथ प्राचीन काल से यह बहुत बड़ा एक बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल रहा है। तो लाखों लोग, प्राचीन काल के जो यात्री है वह आते थे और वहाँ पर जो अपने निशान है, मार्किंग है, वो छोड़ जाते थे। और इस प्रकार के मार्किंग हमें आज भी वहाँ पर दिखाई देंगे, जो कि अनेकों शिल्प वहाँ पर है, वह भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने मिलने वाले। तो चलिए आज की यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है और आज का ये जो महत्वपूर्ण वीडियो हम शुरू करते हैं। यहाँ तक आप बोध गया से आसानी से आ सकते हो, बाय रिक्शा आ सकते हो, बाय बस आ सकते हो। और जिस प्रकार से लाखों लोग ये तीर्थ स्थल होने के कारण, पवित्र स्थल होने के कारण, वैसे भी लाखों लोग आते हैं। लेकिन
आज के इस वीडियो में जो जानकारी आपको हम परिचित करने जा रहे हैं, उस जानकारी से आप बहुत सालों से अपरिचित थे। तो चलिए यह वीडियो हम शुरू करते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री वैनसोंग, इन्होंने अपनी यात्रा में इस पर्वत का जिक्र पोलो की पोथी इस नाम से किया है। वैनसोंग के मुताबिक जब तथागत बुद्ध यहाँ की गुफा छोड़ उर्वेला की ओर जा रहे थे, उस समय इस गुफा में रहने वाले अजगर ने उन्हें यहाँ से जाने से रोक दिया था। तब तथागत बुद्ध ने अपनी पवित्र परछाई इस गुफा में छोड़ दी थी। इस प्रकार का वर्णन वैनसोंग इन्होंने किया है। खैर, वैनसोंग का यह वर्णन है और इसके कारण इस गुफा को द शैडो केव्स ऐसे भी कहा जाता है। बोधिसत्व सिद्धार्थ का शरीर पूरी तरीके से सूख चुका था और उन्हें ज्ञान प्राप्ति हेतु अन्न ग्रहण करना जरूरी था। इस कारण उन्होंने इस गुफा को छोड़ दिया। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद कई सदियों तक यहाँ बौद्ध भिक्खु संघ वर्षावास के समय ठहरा करते थे। सम्राट अशोक इनके राजाश्रय के कारण यहाँ अनेकों स्मारकों और स्तूपों का निर्माण किया गया। हम आए हुए हैं गया जिले के लारपुर गांव के यहाँ पर, जो प्राग बोधि पर्वत स्थित है। इस प्राग बोधि पर्वत के पास, तो प्राग बोधि पर्वत के यहाँ पर जाने के लिए देखिए, फिलहाल यहाँ पर गांव से सटीक एक रास्ता है और यहाँ पर थोड़ी सी जो वन है, ये झाड़ियाँ है, ये लगती है। और इसके बाद आप सामने देख सकते हो, यहाँ पर एक छोटा सा जो मार्ग है ऊपर जाने के लिए बनाया गया है। हम सबसे पहले यहाँ का जो प्राग बोधि की जो गुफा है जिसमें तथागत बुद्ध रुके थे, वह गुफा देखेंगे। यहीं पर तथागत बुद्ध ने 6 साल जो है ध्यान साधना की है। तो यह बहुत ही पवित्र ऐसी स्थली है और इस स्थली पर हम बहुत सुबह आए हुए, क्योंकि अभी ये धूप का सीज़न है, मतलब गर्मी है। गर्मियों में आम तौर पर हम दोपहर में यहाँ पर आएंगे तो बहुत बड़ी गर्मी का सामना करना पड़ेगा और हमें पहाड़ी चढ़नी है, क्योंकि यहाँ पर जो सम्राट अशोक इन्होंने जो विरासत निर्माण की थी, उस विरासत की हम जानकारी लेने वाले। तो देखिए, इसे डुंगेश्वरी क्यों कहा जाता है यह भी हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक मूर्ति रखी गई है। वो मूर्ति डुंगेश्वरी माता जी की है, ऐसे कहा जाता है। देखेंगे वो मूर्ति क्या है और इसे डुंगेश्वरी इसलिए कहा जाता है। हम तथ्य देखेंगे इसके पीछे का कि क्या है। असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे, धम्मस्य गुत्थो मेधावी धम्मट्ठोति पउच्चति। जो व्यक्ति धीरज के साथ धम्म पूर्वक निष्पक्ष होकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है, वह धम्म रक्षक मेधावी धम्मिष्ठ कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये प्राग बोधि के निचले हिस्से में, मतलब यानी कि हम 25% ऊपर आते हैं तो यहाँ पर से हमें अवशेष दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बहुत बड़ा स्मारक रहा होगा या फिर बहुत बड़ा स्तूप रहा होगा, जिसके जो अवशेष है यहाँ पर शुरुआती ऊपर जाने से पहले, या फिर वहाँ पर जो एक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, देखिए एक बोर्ड है वहाँ पर डोनेशन वाला, उसके ठीक ये देखिए लेफ़्ट साइड में यहाँ पर ये जो अवशेष है, रिमेन्स है, यहाँ पर इस प्रकार से बिखरे हुए हमें दिखाई देते हैं और आगे भी बिखरे हुए। मतलब ये जो पूरा क्षेत्र है उस समय पे या फिर सम्राट अशोक इनके समय पर यहाँ पर बहुत बड़ा निचले वाले हिस्से में भी बहुत बड़ा स्तूप रहा होगा और एक बहुत बड़ा स्मारक रहा होगा। उसके ये सारे जो अवशेष है, उसके जो सबूत है आपको यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हो। देखिए, पूरा हमें सर्कल टाइप दिख रहा है। अभी इसी प्रकार के हम यहाँ पर जो दूसरा टीला है यहाँ का, ये दूसरा टीला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए यहाँ पर भी जो अवशेष है
यहाँ पर पूरे बिखरे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर वहाँ पर एक बड़ी मोनेस्ट्री या फिर स्तूपा रहा होगा और यहाँ पर एक बड़ी मोनेस्ट्री रही होगी, क्योंकि ऊपर हम देखने वाले सम्राट अशोक इन्होंने निर्माण किए हुए स्तूप उस समय के सम्राट अशोक के दौर के। तो यहाँ पर जो ईंटें हैं बड़ी बड़ी ईंटें हैं और सारी ऐसी लगती है कि मौर्यकालीन ईंटें हैं। देखिए यहाँ पर ईंटों से पता लगता है कि ये कितनी प्राचीनतम होगी और ये बड़ी ईंटें हैं बहुत। अगर यहाँ पर प्रॉपर उत्खनन किया जाए तो अभी तो पूरा नष्ट हो चुका है या फिर समतल हो चुका है। अगर उस समय पर जब इसका एक बड़ा टीला यहाँ पर रहा होगा, अगर उस समय शायद से इसका उत्खनन कार्य किया जाता तब ये जो स्मारक है ये हम बचा पाते। लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ यहाँ पर बड़े बड़े जो ईंटें हैं और उसके अवशेष है वह हमें इस पूरे क्षेत्र में दिखाई पड़ रहे हैं। तो चलेंगे अभी अब ऊपर, और ऊपर जाकर हम यहाँ का जो प्रागबोधि गुफा है यहाँ की, जिसे डुंगेश्वरी गुफा कहते हैं, वो हम देखेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। अभी हमने यहाँ के खंडित स्मारक देखे और अभी हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने से पहले यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, जो रोड ये बना हुआ है, ये रोड बनाने के लिए जिन्होंने डोनेशन दिया था उसका ये बोर्ड है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कुछ जो यहाँ के टूरिज़्म विभाग है या फिर यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके माध्यम से बोर्ड लगाए गए थे। तथागत बुद्ध के जो संदेश है वह संदेश अंकित किए गए। हज़ारों खोखले शब्दों से अच्छा है वह एक शब्द है जो शांति लाए। मतलब इस प्रकार के आने को जो मैसेज है यहाँ पर देने का प्रयास किया गया। और ये जो स्थली है यह कितनी पवित्र है यह दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी उस ज्ञान प्राप्ति के स्थली को प्राचीन काल में उर्वेला कहा जाता है। और वह उर्वेला जो है यहाँ पर देखिए बहुत सारे वेल है और ये आपको ये वेल का जो देखिए यहाँ पर एक फल दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो निरंजना नदी है, निरंजना नदी में जो रेत पैली है उससे भी कहा जाता है उर्वेला। लेकिन आमतौर पर जो यहाँ पर जो फल दिखाई दे रहे हैं, जो वेल दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से ये जो क्षेत्र है इसका नाम उस समय पे उर्वेला पड़ा था। ऐसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी द भूतानि सम्मागतानि भूमानि वायानि बन्तलिक्के तथागतं देव मनुष्य पूजितं बुद्धं नमस्साय सुवंति होतु। पृथ्वी और आकाश में रहने वाले जो सभी प्राणी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वे और हम सब मिलकर देव अर्थात आचरण से शुद्ध और मनुष्यों से पूजित तथागत बुद्ध को नमस्कार करें, जिससे सबका कल्याण हो। अभी हम आए हुए हैं प्रागबोधि इस प्राचीन बौद्ध गुफा के पास। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए इस क्षेत्र में एक तिब्बतियन मोनेस्ट्री बनाई गई है। और अब ये क्षेत्र आप देखें, यहाँ से ऊपर जो गुफा है जहाँ पर तथागत बुद्ध ने ध्यान साधना की थी और जहाँ पर तथागत बुद्ध ने अपनी परछाई छोड़ी थी वह स्थली हमें देखने मिलने वाली। आइए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक तिब्बतियन मोनेस्ट्री है और यहाँ पर एक स्तूप का भी निर्माण हुआ है। और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते हैं अभी भी। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र था लॉकडाउन के समय पे पूरा बंद था। तो हम लास्ट टाइम लॉकडाउन में आए थे, लेकिन आपको ये जो सारी चीज़ें दिखा नहीं पाए थे, लेकिन हम इस बार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर इस प्राचीन गुफा के पास आए हुए और यहाँ पर देखें, यहाँ पर उस समय पे यानी कि जब अन्य देशों में यह बात पता चले कि तथागत बुद्ध नाम के एक महान जो व्यक्ति है भारत में जन्मे हैं और उन्होंने धम्म का उपदेश दिया हुआ है, तो उस समय से जो दुनिया में से अनेकों देशों के जो यात्री है, जो प्रवासी है, वह भारत में आया करते थे और उन्होंने इंडिकेशन दिए है, उनके कुछ मार्किंग उन्होंने की है या फिर कुछ उस समय पे जो छोटे छोटे आपको शिल्प दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे जो मूर्तियाँ हैं वह भी उस समय पे उन्होंने बिठाई थी या फिर उसे इंडिकेट किया था। इस प्रकार के यहाँ पर कुछ जो अवशेष है हमें शुरुआती इस गुफा में एंट्री करने से पहले हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और यहाँ पर एक गोल्डन कलर मारा हुआ है। अमूमन जो बौद्ध भिक्षु या फिर जो उपासक आते हैं बाहर गाँव से, वह गोल्डन कलर लगाते हैं, गोल्डन लेप इसे लगाते हैं, हमें आमतौर पर यह दिखाई देता है। और यहाँ पर हम मुख्य गुफा के पास आए हुए हैं, जिसे डुंगेश्वरी या फिर जिसे प्रागबोधि कहा जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की अभी गुफा है। आप देखिए
यहाँ पर आइए, ये देखो ये मुख्य गुफा है और मुख्य गुफा में हमने प्रवेश कर लिया है। आइए ये देखिए, मुख्य गुफा में हमें यहाँ पर एक तथागत बुद्ध की जो ध्यानस्थ अवस्था में मूर्ति दिखाई देगी। ये देखिए इस प्रकार की यहाँ पर मूर्ति है और कहा जाता है इसी पहाड़ी, मतलब ये जो गुफा आप देख पा रहे हो जिसे प्राग बोधि कहते हैं, इसी में तथागत बुद्ध ने अपनी परछाई छोड़ी है। इस प्रकार से बात सामने आती है। यहाँ पर ये तथागत बुद्ध का स्टैचू छोड़ा हुआ है और यहाँ पर जब आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा इसे खोजने का बहुत प्रयास किया था और बहुत सारी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी, क्योंकि ये जो गुफा आप देख पा रहे हो ये गुफा पूरी तरीके से मिट्टी से भर चुकी थी। इस वजह से उस समय पे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन बाद में इसे आइडेंटिफाइड किया। वेनसंग हो, फाहियान हो, इनका जो यात्रा वर्णन है, उस यात्रा वर्णन में यहाँ पर जो अंतर है गया से लेकर यहाँ तक, उर्वेला से लेकर प्राग बोधि तक का अंतर मैच किया गया, तब भी जाकर यहाँ पर ये जो स्थली है सामने आई। यहाँ पर हमें तथागत बुद्ध की प्रतिमा दिख रही है। देखिए इस प्रतिमा में, इस मूर्ति में हमें तथागत बुद्ध का जो शरीर है, तपने के कारण उनका शरीर सूख गया था। उनके शरीर में देखिए खाने पीने के, उन्होंने किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं किया था या फिर कुछ खाया पिया नहीं था, इस वजह से उनका पूरा शरीर जो है वह सूखा हुआ हमें दिखाई देता है। यानी बहुत घोर तपस्या उस समय पर तथागत बुद्ध ने की थी। इस प्रकार का जो यहाँ पर मैसेज है वो हमें प्राप्त होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अन्य शिल्प है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो अभी जिस गुफा में हम है इसे प्राग बोधि गुफा तो हम कहते हैं, लेकिन इसे डुंगेश्वरी या फिर डुंगेश्वरी गुफा कहते हैं। यहाँ पर जो शिल्प आप देख पा रहे हो, ये शिल्प जो देवी के यहाँ पर हमें जो शिल्प दिखाई दे रहे हैं, इन शिल्पों के कारण इसे डुंगेश्वरी कहा जाता है। और एक दूसरा वाला शिल्प देखिए, दूसरा वाला शिल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो दूसरा वाला शिल्प है यह एक वज्रयान शिल्प हमें दिखाई दे रहा है। इसके अंदर देखिए छः हाथ है और साथ ही साथ पद्म के ऊपर इन्होंने आसन ग्रहण किया है। और तथागत बुद्ध का जो धम्मचक्र प्रवर्तन जो मुद्रा है, ठीक उसी प्रकार की यह मुद्रा हमें दिखाई देती है। यानी कि यह एक जो दूसरा वाला शिल्प है यह हमें वज्रयान शाखा का यहाँ पर शिल्प दिखाई दे रहा है। और पहला जो शिल्प है, पहले शिल्प में घोड़े पर सवार माता दिखाई दे रही है और उनके हाथ में त्रिशूल हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये जो गुफा है, ये गुफा हमें दिखाई देती है। यहाँ पर एक जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री द्वारा यहाँ पर एक डोनेशन का बॉक्स रखा गया और साथ ही साथ यहाँ पर जो डुंगेश्वरी माता है, यहाँ के जो लोग आते हैं या फिर जिससे जो लोग इसकी पूजा करते हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना एक डोनेशन बॉक्स रखा है। तो यह है तथागत बुद्ध का जो मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए जो तथागत बुद्ध ने दौरा किया था, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण स्थल। तो यहाँ पर मुख्य गुफा के साइड वाले हिस्से में यहाँ पर एक स्मारक बनाया गया, यहाँ पर दीवारों से इसे ढक दिया गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तथागत बुद्ध की जिस प्रकार से हमने अंदर प्रतिमा देखी, ठीक उसी प्रकार की प्रतिमा यहाँ पर एक बिठा दी गई है ध्यानस्थ अवस्था में। और ऊपर जो है मार के विजय जो प्राप्त किया है तथागत बुद्ध ने, मार जो भूभूमि स्पर्श जो प्रतिमा है वो हमें यहाँ पर बिठाई हुई दिखाई देती है। और ये देखिए ये पहाड़ी का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो आने वाले सैलानी या फिर जो आने वाले प्रवासी या भिक्षु हो, वह देखें जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा, वो इंडिकेट ये देते हैं। यहाँ पर ये जो गोल्डन कलर है, गोल्डन लिपिंग है, यह लगा। यहाँ पर की जो मॉनेस्ट्री है, मॉनेस्ट्री के द्वारा यहाँ पर एक स्तूप निर्माण किया गया है। अमूमन ऐसे जो स्तूप होते हैं या फिर जो तिब्बत में या फिर नेपाल में होते हैं, उन्हें स्वयंभू स्तूपा कहा जाता है या फिर इसे ओटू स्तूपा भी कह सकते हैं। तो ये जो स्तूपा है यहाँ पर निर्माण कराया गया है हाल ही में। तो यहाँ पर ये स्तूपा दिखाई देता है और यहाँ पर नीचे जो तिब्बतियन लैंग्वेज है उसमें यहाँ पर इसकी जानकारी दी गई है। देखें इस प्रकार से। अभी ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हो, ये जो स्तूप है, इसके पिछले वाले हिस्से में से वहाँ पर एक छोटा सा टॉयलेट है, वहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता दिया गया। यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा जो विरासत निर्माण की गई है वह हम देखेंगे और उसकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा जो स्तूप निर्माण किए गए वह देखेंगे और उनकी जानकारी लेने वाले। तो यहाँ पर जाने के लिए ऊपर रास्ता नहीं है, तो हम यहाँ से चलेंगे। यहाँ पर पीछे एक टॉयलेट है, यहाँ से ऊपरी हिस्से में हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए। यहाँ पर देखिए, रास्ता ना होने के कारण यहाँ पर अमूमन जो लोग आते हैं वह लोग ऊपर तक नहीं जाते, या फिर ऊपर सम्राट अशोक द्वारा जहाँ जहाँ पर तथागत बुद्ध ठहरे थे या फिर
उस स्थान पर रुके थे, उस जगह पर सम्राट अशोक द्वारा स्तूपों का निर्माण किया गया। और जो तथागत बुद्ध जो है इस पहाड़ी में 6 वर्ष रहे हुए, तो यहाँ से गांव वो भिक्षाटन के लिए जाया करते थे और ऊपर आया करते थे। इस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ से कुछ ही दूरी पर, यहाँ पर मतलब आज का जो सेनानी नाम का जो पहले का जो सेनानी नाम का ग्राम है, या फिर आज जिसे बकरौर कहा जाता है, वहाँ पर सुजाता रहती थी। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर अभी हम पहाड़ी पर स्थित स्तूपों की ओर बढ़ रहे हैं। सीधी चढ़ाई होने के कारण यहाँ पर हम फिसल सकते हैं। इस मार्ग के अलावा इस पहाड़ी पर आने हेतु अन्य मार्ग भी उपलब्ध है। 55 से 60 साल की उम्र के लोगों को यहाँ बड़े सावधानी से आना होगा। प्राग बोधि से होकर हम जेटियान से राजगीर की यात्रा कर सकते हैं। हर साल अनेकों यात्री प्राग बोधि से राजगीर की यात्रा पैदल करते हैं। यहाँ के सभी क्षेत्रों में सम्राट अशोक द्वारा स्तूप एवं स्मारक बनाए गए हैं। अभी हम ये जो यहाँ के स्तूप देखने वाले हैं सम्राट अशोक द्वारा निर्मित। तो यहाँ पर हमने ये जो प्राग बोधि जो पर्वत है, 1/4 जो हिस्सा है, हमने पूरा पार कर लिया है। अभी हम आखिरी हिस्से में है, आखिरी पड़ाव पर है। और यहाँ पर से जो स्मारक है, स्मारकों के जो अवशेष है हमें दिखने शुरू हो जाएंगे। और सामने से देखिए, इस सामने से हमें पूरा ये व्यू दिखाई देता है, देखिए इस प्रकार का। और यहाँ से पार निरंजना नदी भी हमें दिखाई देगी। अभी बहुत फॉग है यहाँ पर, देखिए बहुत ज़्यादा, इस वजह से हम देख नहीं पाएंगे। चलिए ऊपर देखिए, हम यहाँ पर ऊपरी हिस्से में आए हुए हैं। और ऊपरी हिस्से में इस प्रकार के हमें जो फ्लैग है, फ्लैग दिखाई देते हैं। और इन फ्लैग के ऊपर यहाँ पर तिब्बतियन लैंग्वेज में कुछ उपदेश है और कुछ जो सूत्र है वह यहाँ पर लिखे गए हैं। और इसमें हमें ओटिव स्तूपा दिखाई देते हैं इस फ्लैग में। और अन्य प्रकार के जो शिल्प हुआ करते थे वह यहाँ पर प्रिंटेड है। और ये इस प्रकार के फ्लैग हमें अमूमन नेपाल साइड या तिब्बत साइड, यहाँ पर के जो पवित्र ऐसे बौद्ध स्थल है, इन पवित्र बौद्ध स्थलों पर यह हमें दिखाई देते। ये जो पवित्र स्थल है, इनके प्रति भाव या कृतज्ञता व्यक्त करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम आए हुए यहाँ का जो बड़ा सम्राट अशोक द्वारा निर्माण किया हुआ जो स्तूप है, यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा 7 स्तूप निर्माण किए गए। और उसमें से हम यहाँ पर यह पहला देखने वाले। देखिए इसके आगे भी हो सकते हैं, क्योंकि आगे भी हम लास्ट टाइम आए थे, तो इसके आगे भी कुछ अवशेष थे, वह भी अब देखिए। ये देखिए यहाँ पर यह ईंटों से बना हुआ और पत्थरों से बना हुआ ये जो सम्राट अशोक का जो स्तूप है, जो सम्राट अशोक ने बनवाया जो स्तूप है, वह हमें दिखाई देगा। ये देखिए आए हुए हम इस स्तूप के ऊपरी हिस्से में अभी हम आ रहे हैं। ये देखिए जो स्तूप है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखें ईंटों से बना हुआ ये स्तूप यहाँ पर पहाड़ी पर। मतलब तथागत बुद्ध जो है जब राजगीर से यहाँ पर आ रहे थे, राजगीर से यहाँ पर आते समय वो पहाड़ी के जिस हिस्से पर चढ़े थे, जहाँ जहाँ रुके थे, वहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा जो स्तूप है, स्तूप निर्माण करवाया। ये स्तूप देखिए बहुत भव्य था। आपको चारों ओर में यहाँ पर पत्थरों का सर्कल दिखाई देगा और उसके बीच में यहाँ पर ईंटों का ये जो स्मारक है जो अभी खंडित हो चुका है वह आपको दिखाई देगा। और अगले वाले हिस्से में भी ये देखो एक स्तूप के अवशेष है, यहाँ से आप देख सकते हो। वह अभी जो अवशेष है पूरे तरीके से बिखरे हुए हमें दिखाई देते हैं। या फिर जिस प्रकार से इसका जो साधारणता थोड़ा बहुत जो स्तूप का जो मतलब स्तूप के जो अवशेष हैं वह दिखाई दे रहे, उसके नहीं दिखाई देते, उसके पूरे बिखरे हुए अवशेष हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यह 2 स्तूप यहाँ पर अमूमन हमें दिखाई देंगे शुरुआती हिस्से में। और आगे के पड़ाव पर हमें बड़े बड़े महास्तूप दिखाई देंगे, जो कि आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो। अमूमन जो लोग भारत भर में से यात्रा करने आते हैं या फिर जो महाराष्ट्र में से जो लोग पिलग्रिमेज के लिए आते हैं, तो सिर्फ नीचे का जो प्राग बोधि जो गुफा है वह देखते हैं
और ये जो प्राग बोधि पर्वत पर सम्राट अशोक द्वारा निर्माण की गई विरासत है, इसे अमूमन देखते नहीं। या फिर बिहार सरकार जो है या फिर यहाँ का जो टूरिज़्म विभाग है उनके माध्यम से यहाँ पर किसी भी प्रकार का इन स्तूपों का प्रचार प्रसार नहीं किया है, जो कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है। या फिर यहाँ जो टूरिज़्म विभाग है या फिर आर्कियोलॉजी का जो वेबसाइट है यहाँ की, इसके ऊपर इन स्तूपों की जानकारी दी गई है कि यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा जो स्तूप है, स्तूपों के अवशेष यहाँ पर स्थित है करके उल्लेख है। लेकिन यह आम जनता को पता नहीं है। तो आम जनता को जब पता चलेगा तब ये जो स्थली है यह संरक्षित की जाएगी और इसका डेवलपमेंट होगा, लेकिन तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। भारतीय पुरातन विभाग के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने प्रसिद्ध चीनी यात्रियों यानी फाहियान और वेनसंग, इन्होंने किए वर्णन से भारत भर में तथागत बुद्ध से जुड़े बौद्ध स्थलों की खोज की है। 18वीं सदी में जब वे इन यात्रियों का वर्णन लेकर बुद्ध स्थलों की खोज में निकले, तब सभी स्थल मिट्टी में दबे हुए थे। मेजर किट्टो, बुकनान, बेगलर, इन जैसे आदि शोधकर्ताओं ने इस कार्य में अपना अपना योगदान दिया है। इन सभी के परिश्रमों से भारत भर के बौद्ध स्थलों की खोज हो पाई है। आज सभी स्थल लोगों के सामने है, लेकिन इसके संवर्धन का कार्य अधूरा है। आज इनमें से अधिकतम जो बौद्ध स्थल है, इन शोधकर्ताओं ने खोज की थी, वे अंतिम सांस ले चुके हैं। अभी हम प्राग बोधि का यह तीसरा स्तूप देख रहे हैं और ये तीसरा स्तूप भी देखिए, हालत इसकी जो हालत है अभी ठीक ठाक है, लेकिन जिस प्रकार से ये होना चाहिए था या फिर जिस प्रकार की इसकी रचना होनी चाहिए थी वह हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि भारत भर में अनेकों संरचनात्मक स्तूप है। हर एक स्तूप के अलग अलग संरचना है, कहाँ पर चौकोन आकार में है, कहाँ पर अलग अलग शेप में, अलग अलग शेड में, कहाँ पर वे अलग अलग वेदिकाओं के साथ, कहाँ पर डोम के साथ है। तो यह स्तूपा किस प्रकार से रहे होंगे, अब इसका जो भारतीय पुरातन विभाग द्वारा अगर यहाँ पर काम किया जाएगा तब पता लगेगा, इसका शेप या फिर इसका इलस्ट्रेशन वह निकाल सकते। तो इस प्रकार के यहाँ पर यह स्तूप हमें दिखाई देते। तो यह हमने यहाँ का तीसरा स्तूप देखा और ऊपर जाके चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां देखेंगे। यहाँ पर 7 स्तूप है। तो देखिए ऊपरी वाला हिस्सा, चौथे स्तूप के अवशेष देख पा रहे हो यहाँ पर। ये तो पूरा ये हो चुका है, समतल भी हो चुका है और बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, बहुत ज़्यादा ढह चुका है। यह चौथा स्तूप है, ये चौथा स्मारक आप देख पा रहे हो लाइन में का। और आगे बड़ा एक विशाल स्मारक भी दिखाई देगा। उससे पहले यहाँ पर एक अन्य स्मारक है। ये चौथा है, पाँचवा और ये छठा बड़ा वाला ऊपर देखिए। आइए ये देखिए 5वां स्मारक है। प्रसिद्ध बौद्ध चीनी यात्री वैनसांग ने यहाँ पर यात्रा की थी इस पर्वत की, या फिर ये जो जहाँ जहाँ तथागत बुद्ध के जो पदचिन्ह है जहाँ जहाँ पड़े थे वहाँ वैनसांग ने यात्रा की है। तो वैनसांग ने यहाँ पर जब यात्रा की थी, वे कहते हैं यहाँ पर जब तथागत बुद्ध जो है राजगीर से आए थे इस पहाड़ी पर, और इस पहाड़ी पर आने के बाद वह एक जगह पर ध्यान लगा रहे थे, तब पहाड़ी जो है, मतलब उनका कहना है वैनसांग का, पहाड़ी हिल गई थी। पहाड़ी से एक आवाज़ आया था कि यह जो जगह है यह ध्यान करने के लिए ठीक नहीं है। तो तब जो तथागत बुद्ध है यहाँ से नीचे चले गए थे। इस प्रकार की जो जानकारी है जो वैनसांग का यात्रा वर्णन है उसमें किया गया। हम हमारे बाकी जो सम्राट अशोक द्वारा जो मतलब जहाँ जहाँ बुद्ध ठहरे थे वहाँ ये जो स्तूप है निर्माण किए हुए हमें दिखाई देते हैं। अब अगला हिस्सा देखेंगे, ऊपर वाला छठा वाला स्तूप। चलिए अभी हम यहाँ का छठा स्तूप देख रहे हैं।
तो छठा स्तूप जो है यहाँ पर सबसे ठीक ठाक हालत में है, सबसे अच्छी हालत यहाँ पर यह स्तूप की है, क्योंकि इसका जो मूल ढांचा है, जो मूल स्वरूप है इसका, हमें यहाँ पर दिखाई देता है इस छठे स्तूप का। अभी दिन बढ़ रहा है और अभी देखिए तो ये जो माहौल है, मौसम जो है, मौसम हम साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये जो स्तूप है इस मौसम में देखिए अपनी खूबसूरती को जिस हालत में है वो, जिस खंडर हालत में है, इस खंडर हालत में भी अपनी खूबसूरती या बखूबी हमें दिखा रहा है। देखिए इस प्रकार का ये छठा स्तूप है। और इन स्तूपों में जो यहाँ पर किसी भी प्रकार की रिपोर्ट नहीं पाई गई कि यहाँ पर कुछ अवशेष पाए गए हो या फिर धातु पाए गए हो। अगर यहाँ से ठीक से भारतीय पुरातन विभाग द्वारा काम किया जाए तो यह सारी चीज़ें भी यहाँ से प्राप्त हो सकती है। अब यह यहाँ का जो है हम छठा स्तूप देख रहे हैं। एक बीच में छोटा स्तूप देखा था, दरअसल इसे सातवां स्तूप कहते हैं। तो ये देखिए ये भी विशाल है, ये भी महाकाय था उस समय पे। तो इसकी जो मूल रचना है इस प्रकार की थी और इन स्तूपों के ऊपर उस समय पर डोम रहा होगा, जिस प्रकार से अन्य स्तूप होते हैं उस प्रकार से यह भी स्तूप डोम के साथ रहा होगा। लेकिन अभी यहाँ पर ये पहाड़ी पर बनाए सारे स्तूप हैं, इस वजह से इसकी संरचना कैसी होगी हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये देखिए इसका मूल स्वरूप स्तूप का अभी भी जैसा का तैसा है। अभी भी हमें ईंटों की संरचना देखिए आप, पूरी गोलाकार हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आखिर में अन्य दो स्तूप हमें दिखाई दे रहे यहाँ पर, ये सातवां व आठवां और 9वां। यहाँ पर हमने जो काउंट किया है वो 9 स्तूप काउंट किए हैं। बीच बीच में रूल्स देखें, वैसे 8 कहते लेकिन 7 कहते, लेकिन इसको एक वो एक और वो एक, ऐसे टोटल 9 स्तूप हमें यहाँ पर दिखाई देते। और जहाँ जहाँ पर तथागत बुद्ध ठहरे थे, जहाँ जहाँ पर तथागत बुद्ध के पद, जहाँ जहाँ कदम पड़े थे तथागत बुद्ध के, वहाँ वहाँ यहाँ पर इस प्रकार की जो भव्य विरासत है वह निर्माण की गई है। तो साथियों, इसी प्रकार से हम इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ऐतिहासिक तथ्यों के साथ ये जो प्राचीन बौद्ध स्थल है इनको आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूँ आज का ये जो आपको वीडियो है, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और ये जो स्तूप है, अगर आप कभी भी आपकी जो धम्म यात्रा होती है तो थोड़ा बहुत समय निकाल लीजिए करेगा और ऊपरी हिस्से में भी आकर जो अपनी जो वीरान पड़ी हुई जो गौरवशाली विरासत है, जो अपने अतीत वैभव को आपके सामने रखने का प्रयास करती है, तो उसको भी आप देखिए, एक नज़र यहाँ पर भी मारिए। यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। जिस सुकून के लिए आप यहाँ पर आते हो वो सारा सुकून दरअसल इन्हीं सब चीज़ों में है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही पवित्र है। और इन्हीं स्तूपों में उस समय पर तथागत बुद्ध के धातु या फिर उस समय पे जो महान उनके जो आदरणीय शिष्य होकर गए हो उनके धातु इन स्तूपों में रहा करते थे। तो इसलिए बहुत ही पवित्र ऐसे स्थल है। तो आप यहाँ आना ना भूलें। आप जब भी कभी आओगे 15 से 20 मिनट आपका समय निकालिएगा, या फिर इसको पूरा आप कवर करोगे तो लगभग 2.5 से 3 घंटे तो आपके चले जाएंगे। अगर आपको सही से देखना है, ये मतलब यहाँ पर जितने भी अवशेष बिखरे हुए हैं सही से देखना हो तो आपको 3 घंटे तो मिनिमम 3 घंटे लग जाएंगे। अगर आप बहुत डेप्थ में और अच्छे से इसको पढ़ना चाहते हो, इसको समझ के लेना चाहते हो तो 4-5 घंटे तो आपको यहाँ पर बिताना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप ध्यान भी लगा सकते हो। बहुत शांत जगह है यह, बहुत हम ऐसे लगेगा कि हम अलग कहाँ पर आ गए, क्योंकि यहाँ से हमें पूरा बौद्ध गया तो दिखाई देता है और पूरा
आसपास का इलाका, ये जो क्षेत्र है गया का, हम यहाँ से देख सकते हैं और उसकी अनुभूति ले सकते हैं। और यहाँ पर अनुभूति लेने का स्तर कुछ और ही है, कुछ अलग ही है। तो यह सम्राट अशोक ने उस समय पे धम्म यात्रा की थी, और वो धम्म यात्रा जो है वो शाही यात्राएं हुआ करती थी। शाही यात्रा उस समय पे सम्राट अशोक द्वारा की गई थी। और यह जो शाही यात्रा है पाटलिपुत्र से भी शुरुआत हुई थी और कपिलवस्तु से भी सीधा, ये जहाँ पर बुद्ध के जहाँ जहाँ पदचिन्ह पड़े, यानी पहले तो लुम्बिनी, कपिलवस्तु, फिर कपिलवस्तु के बाद जो आगे रामपुरवा है, रामपुरवा के बाद लौरियानंदनगढ़ है, लौरियानंदन के बाद अरेराज है, अरेराज के बाद केसरिया का महास्तूप है, केसरिया के महास्तूप के बाद वैशाली का पूरा ऐतिहासिक जो वहाँ पर विरासत है वो है। उसके आगे हम आएंगे तो राजगीर है, राजगीर से आगे यहाँ पर हमें ये गया में ये सारे जो स्तूप है, अवशेष है, वह दिखाई पड़ते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो आपसे अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो जो ऐतिहासिक है, जो आपको अतीत काल में लेके जाने का काम करते हैं, और इसी तरह से काम करते रहेंगे। मिलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।